नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं नाइटमेयर डर की दस्तक। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बेहद डरावनी कहानी लेकर आया। आज की कहानी हमें अर्जुन ने भेजी है, जो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आगे की कहानी सुनते हैं अर्जुन की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। आज जब मैं ये सब लिख रहा हूं तो मेरे हाथ कांप रहे हैं और बार बार मेरा ध्यान कमरे के कोने की तरफ जा रहा है, जहां अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा है। ये सब कुछ मेरी जिंदगी में तब शुरू होता है जब जनवरी की 3 तारीख थी और शाम का समय था। कॉलेज का आखिरी साल खत्म होने वाला था। हम 3 दोस्त, मैं, रोहन और समीर, अपनी जिंदगी का सबसे यादगार न्यू ईयर मनाने के लिए हम पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। रोहन हमेशा से ही थोड़ा साहसी और जिद्दी किस्म का इंसान था और गाड़ी भी वही चला रहा था। वहीं समीर, जो थोड़ा दब्बू और डरपोक था, बार बार हमसे बोल रहा था, भाई मौसम बहुत खराब है, वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन रोहन ने किसी की एक नहीं सुनी। सबने हंसते हुए कहा, अरे यार, इस ठंड और धुंध में ही तो असली मजा आता है। शहर के क्लबों में क्या रखा हुआ है। अब शाम के करीब 6 बज रहे थे। हम मेन हाईवे से करीब 40 किलोमीटर दूर अंदर आ चुके थे। अचानक कोहरा इतना घना हो गया कि गाड़ी की लाइटें भी अब सामने की सड़क को दिखा नहीं पा रहे थे। पहाड़ों की वे खामोशी इतनी डरावनी थी। हमारे फोन के नेटवर्क कब फोन से चले गए और जीपीएस का तीर बस एक ही जगह गोल गोल घूम रहा था, हमें तो अंदाजा भी नहीं हुआ। रोहन, मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर हैं। मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। बाहर कुछ दिख नहीं रहा, बस एक सफेद धुंध का एक चादर सी पसरी हुई है। अरे नहीं यार, ये शॉर्टकट है। थोड़ी देर में कोई होटल या गेस्ट हाउस मिल ही जाएगा, रोहन ने आत्मविश्वास से मुझसे कहा। लेकिन आज उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी, जो शायद वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हम लोगों की घबराहट अब बढ़ने लगी थी। बाहर का तापमान अब 0 नहीं, बल्कि उससे भी नीचे जा चुका था। गाड़ी के अंदर हीटर भी अब ठंड से हमें नहीं बचा पा रहा था। तभी अचानक एक मोड़ काटते ही हमें दूर कहीं एक धुंधली सी पीली रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी इस अंधेरे और ठंडे वीराने में हमारे लिए किसी उम्मीद की किरण जैसी लग रही थी। समीर चिल्लाया, अरे देखो, वहां पर शायद कुछ है। लेकिन जब हम लोग वहां करीब पहुंचे तो वो एक लकड़ी का बना हुआ पुराना ढाबा था। ढाबा काफी जर्जर और उसकी दीवारें कमजोर थी। टूटी हुई टीन की छत और सामने एक पुराना बोर्ड लटका हुआ था और उस पे लिखा था कि मां काली भोजनालय। ढाबे के ऊपर एक मंजिल और बनी थी, जिसकी खिड़की से हल्की हल्की रोशनी छन के बाहर की तरफ आ रही थी। गाड़ी रुकते ही हम तीनों ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही मैंने पैर जमीन पर रखा, मुझे एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। वहां ना तो कोई पक्षी चहक रहा था और ना ही कोई झिंगुर की आवाज थी। बस हर तरफ एक सन्नाटा पसरा हुआ था, जो हमारे कानों में किसी सीटी की तरह बज रहा था। तभी ढाबे का भारी लकड़ी का दरवाजा चरचराती आवाज के साथ खुल जाता है और अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकल कर आती है। उसका कद काठी तो देखने में काफी छोटा लग रहा था, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर बहुत लंबी लग रही थी। उसने एक शाल ओढ़ रखी थी और उसकी आंखें वो इतनी चमकदार और काली थी कि मुझे लगा वे हमें नहीं, बल्कि हमें डराने के लिए हमारी तरफ देख रही है। फिर वो बोली, आओ बेटा, बहुत देर कर दी तुमने आने में। मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। ये बात उसने अपनी फटी हुई आवाज में बोला। समीर ने एक बार को मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में बहुत से सवाल थे जो मैं पढ़ सकता था। उसे कैसे पता चला कि हम आने वाले हैं? लेकिन भूख और ठंड ने हमारे दिमाग को अब पूरी तरह से सुन कर दिया था। हम बिना कुछ सोचे समझे
अब उस मौत के जाल के अंदर कदम रखने जा रहे थे। हमने जैसे ही उस भारी लकड़ी के दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला, अंदर की हवा ने हमारा एकदम स्वागत किया। बाहर की बर्फीली ठंड के मुकाबले अंदर का माहौल बहुत ज्यादा गर्म था, लेकिन वह गर्मी राहत देने वाली बिल्कुल नहीं थी। हवा में एक अजीब सी भारी और कसैली गंध खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे बंद कमरे में बहुत सारा मांस पकाया जा रहा हो, लेकिन उसमें मसालों की खुशबू कम, बल्कि खून की महक कुछ ज्यादा ही थी। और सबसे बड़ी चीज जो हमने देखी कि ढाबे के अंदर की रोशनी बहुत मध्यम थी। पीली रोशनी वाले कुछ पुराने बल्ब छत से लटके हुए हल्के हल्के टिमटिमा रहे थे। दीवारें अब काली पड़ चुकी थी, जैसे सालों से वहां धुआं जम रहा हो। कोने में एक पुराना रेडियो था, जिसमें केवल हल्के हल्की ससराहट जैसी आवाज आ रही थी। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, बैठो बेटा, हाथ पैर सेंक लो। और इसके बाद वो इशारा करते हुए खुद रसोई की तरफ चली गई, जो साइड में ही एक काले पर्दे के पीछे बना हुआ था। हम तीनों एक पुरानी लकड़ी की मेज पे जाकर बैठ गए। मेज पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने चाकू और नाखून से वहां कुछ लिखने की कोशिश की हो। समीर बुरी तरह से कांप रहा था और उसने धीरे से मेरे कान के पास आके कहा, अर्जुन, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें खाना खा के तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रोहन, जो हमेशा से ही बेफिक्र रहता था, उसने मेज पर हाथ थपथपाते हुए कहा, अरे यार समीर, तू हर बात में डर जाता है। जरा देख तो सही कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और मुझे तो भूख बहुत तेज लग रही है। इतनी ही देर में वह औरत पर्दे के पीछे से बाहर आई। उसके हाथों में 3 लोहे की प्लेटें थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हमने अभी तक तो ऑर्डर दिया ही नहीं था, और ना ही उसने हमसे पूछा था कि आप लोगों का क्या ऑर्डर है, क्या खाना है। उसने बिना कुछ बोले हमारे सामने वो तीनों प्लेटें रख दी। प्लेट में मांस के बड़े बड़े टुकड़े थे, जो एक गाढ़ी गहरे लाल रंग की ग्रेवी में डूबे हुए थे। उसके साथ कुछ मोटी रोटियां थी। प्लेट में रखे हुए मांस से उठती हुई भाप सीधे हमारे नाक के अंदर जा रही थी। वे खुशबू इतनी तेज थी कि पल भर के लिए तो हमारा सर ही चकराने लगा। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, खाओ बेटा, ये मांस है। पहाड़ों में हर किसी को ये नसीब नहीं होता। वो बूढ़ी औरत ठीक मेरे पीछे खड़ी थी, और उसकी आवाज मेरे कान में किसी कील की तरह चुभ रही थी। रोहन ने बिना सोचे समझे एक टुकड़ा उठाया और उसे खाने लगा और बोला, वाह अर्जुन, वाकई लाजवाब है। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। मैंने अपनी प्लेट की ओर देखा। मांस का एक टुकड़ा अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने उसे कांटे से हिलाया, मुझे उसमें से कुछ दिखा। वे एक छोटा सा नाखून जैसा टुकड़ा था, और ये देखकर मेरा जी मचलाने लगा। मैंने समीर की तरफ देखा। वे भी बस रोटियां तोड़ने में मस्त था। उसने मांस को अभी तक छुआ नहीं था। तभी ऊपर की मंजिल से फिर से वही आवाज आई, चर चर थप थप, मानो जैसे कोई भारी चीज फर्श पे घसीटी जा रही हो। मैंने अपने आप को संभालते हुए पूछा, अम्मा, ऊपर है कोई क्या? औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वे धीरे से मुस्कुराई, और उसके दांत वो बहुत ज्यादा पीले और नुकीले लग रहे थे। वो बोली, ऊपर ऊपर तो बेटा बस सामान रखा है, बस हमारी पुरानी यादें, जो अब धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं। लेकिन तभी अचानक ऊपर से बहुत तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज मेज पे गिरी हो। उसके साथ ही एक दबी हुई किसी की कर्राह सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में चिल्लाने की कोशिश कर रहा हो। समीर झटके से खड़ा हो गया और बोला, बस मुझे यहां एक पल भी नहीं रुकना। रोहन, जितनी जल्दी हो सकता है यहां से निकल। लेकिन रोहन जैसे किसी गहरे नशे में अब डूब चुका था। वो तो बस पागलों की तरह खाया जा रहा था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था,
और उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। समीर बोला, रुको ना समीर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। रोहन ने एक अजीब सी आवाज में कहा, और वो आवाज अब रोहन जैसी आवाज नहीं लग रही थी। तभी ढाबे की बत्तियां एक साथ बुझ गईं और पूरे ढाबे में एकदम अंधेरा छा गया। बाहर से आती कोहरे की रोशनी ने खिड़कियों पर लंबी लंबी परछाइयां बना दी। मुझे महसूस हुआ कि मेरे गले की तरफ कोई अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं बोला, रोहन, समीर, भागो यहां से। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट जला दी। रोशनी पड़ते ही जो मैंने देखा, उसने तो मेरी रूह तक को जमा दिया। वो बूढ़ी औरत अब वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी गर्दन 180 डिग्री पे घूम चुकी थी और वह छत से चिपकी हुई उल्टी लटक कर हमें देख रही थी। वो इंसानी रूप दिखने वाली औरत अब किसी मरे हुए जानवर जैसी लग रही थी। उसकी खाल लंबी लटकी थी और उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से गायब थी, और वहां सिर्फ दो गहरे और काले गड्ढे थे जो मुझे लगातार घूम रहे थे। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, समीर, भाग यहां से। हम लोग दरवाजे की तरफ झपटे, लेकिन जैसे ही मैंने हैंडल घुमाया, हैंडल तो टस से मस ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। तभी पीछे से रोहन की चीखने की आवाज आई, लेकिन वो चीख बीच में ऐसे कट गई जैसे किसी ने उसका गला ही काट दिया हो। मैंने टॉर्च रोहन की मेज की तरफ घुमाई और देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। वहां सिर्फ कुछ प्लेटें गिरी हुई हैं और मांस का टुकड़ा फर्श पे पड़ा हुआ हल्के हल्के रेंग रहा है। हाँ, वो मांस का टुकड़ा कैसे हिल सकता है? रोहन कहाँ गया? रोहन, तू कहाँ है? समीर दूसरी तरफ पागलों की तरह चिल्ला रहा था। तभी ऊपर की मंजिल से फिर आवाज, वही वाली चर चर ठप ठप जैसी आवाजें। लेकिन इस बार वो आवाज बहुत तेज थी, जैसे कोई भारी जिस्म की सीढ़ियों से ऊपर तक घसीटा जा रहा हो। सीढ़ियों पर ताजे खून के निशान अब हम साफ देख सकते थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, समीर, हमें ऊपर जाना होगा। समीर ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और बोला, नहीं अर्जुन, वहां मौत है, हमें नीचे ही रुकना होगा। रोहन ऊपर है समीर, हमें उसे यहां अकेला नहीं छोड़ सकते। मैंने किसी तरह खुद को हिम्मत दी, लेकिन अंदर से मैं भी एक तरह से मर चुका था। हम लकड़ी की उन पुरानी सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। जब हम ऊपर पहुंचे तो एक बहुत ही भयानक गंध ने हमारा स्वागत किया, और ये सड़े हुए मांस और पुराने खून की बदबू जैसी थी। ऊपर एक लंबा गलियारा था जिसमें 5-6 दरवाजे थे। हर दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी छनके बाहर आ रही थी। हम पहले कमरे के पास पहुंचे और मैंने धीरे से दरवाजा धकेला। कमरे के अंदर का नजारा किसी बूचड़ खाने जैसा था। छत से इंसानी कपड़े लटके हुए थे, कोट, स्वेटर, मफलर, जो शायद उन मुसाफिरों के थे जो यहां से अब से पहले आ चुके होंगे। और कोने में एक पुराना पलंग था जिसकी चादर खून से पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। तभी मेरी नजर फर्श पे पड़ी। वहां रोहन का टूटा हुआ चश्मा पड़ा था। लेकिन तभी गलियारे के आखिरी कमरे से धीरे से आवाज आई, अर्जुन, मुझे बचा लो, बचा लो अर्जुन, मुझे बचा लो। ये आवाज रोहन की ही आवाज थी। हम पागलों की तरह उस आखिरी कमरे की तरफ भागे, लेकिन अंदर का जो नजारा मैंने देखा, उसने मेरी आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा ला दिया। रोहन वहां नहीं था। वहां सिर्फ एक पुराना ग्रामोफोन बज रहा था जिससे रोहन की आवाज निकल रही थी। वो चुड़ैल हमारी आवाज रिकॉर्ड कर रही थी, और तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। समीर चिल्लाया, अर्जुन, ऊपर की तरफ देखो। छत की कड़ियों के बीच
वो बूढ़ी औरत लटकी हुई थी। उसका शरीर किसी मकड़ी की तरह मुड़ा हुआ था। उसने अपने लंबे काले नाखून निकाले और समीर की गर्दन की तरफ झपटी। समीर ने खुद को बचाने के लिए हाथ आगे किया, पर उसके नाखूनों समीर के हाथ की खाल को ही उधेड़ के रख दिया। फिर वो डरावनी औरत बहुत ही भयानक आवाज में बोली, तुम लोग बहुत स्वादिष्ट हो। बहुत दिनों बाद जवान का शिकार मिला है। मैंने पास पड़ा एक पुराना लकड़ी का स्टूल उठाया और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंका। वे नीचे गिरी और उसी पल हमें भागने का मौका मिल गया। हम कमरे से निकले और गलियारे में अब भागने लगे थे। लेकिन अब वे गलियारा, वो तो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। हर बार दरवाजे बदलते जा रहे थे और दीवारें अब हल्के हल्के हिलना शुरू हो गई थी। और पीछे से उस चुड़ैल के रेंगने की आवाज अब धीरे धीरे हमारे नजदीक आ रही थी। तभी मेरी नजर दीवार पे बने एक छोटे से झरोके पे पड़ी। मैं समझ गया कि सिर्फ यही एक रास्ता है जहां से हम बच के भाग सकते हैं। पहले समीर कूदा। जैसे ही मैं कूदने वाला था, एक ठंडे बर्फीले हाथ ने मेरा ठगना पकड़ लिया। जैसे ही उस बर्फीले हाथ ने मेरा ठगना जगड़ा, मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वे पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा मानो मेरी हड्डियां टूट के कुचरा बन जाएंगी। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वे चुड़ैल जमीन पर रेंगते हुए बिल्कुल मेरे करीब आ चुकी थी। उसकी आंखों के काले गड्ढे में मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। नीचे से समीर चिल्लाया, अर्जुन, हाथ बढ़ा अपना। मैंने अपनी दूसरी टांग से चुड़ैल के चेहरे पे पूरी ताकत से वार किया। मेरा जूता उसके गले के मांस में धंस गया और एक घिनौनी सी, एक अजीब सी चिपचिपाहट आई। वो दर्द नहीं, बल्कि गुस्से की चीख थी। उस एक सेकंड की ढील का फायदा उठाकर मैंने झरोके में छलांग लगा दी और मैं सीधे नीचे बर्फ और पत्थरों के ढेर पर जाके गिर गया। हालांकि दर्द तो बहुत था, पर डर ने उस दर्द को महसूस ही नहीं होने दिया। समीर ने मुझे उठाया और कहा, भागो अर्जुन, वो चुड़ैल औरत वापस आ रही है। हम अंधेरे जंगल की तरफ भागे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वे चुड़ैल ढाबे की छत पर खड़ी होकर हमें घूर रही थी। उसने एक लंबी और डरावनी आवाज निकाली, मानो जैसे किसी भेड़िए की चीख जैसी हो। और देखते ही देखते जंगल के पेड़ों के बीच से काली परछाइयां अब एक एक करके बाहर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो पूरा जंगल ही जिंदा हो गया हो। लेकिन हम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक समीर एक दलदल की जैसी जमीन पर जाकर फंस जाता है और एक गहरी खाई की तरफ लुढ़कने लगता है। मैं चिल्लाया, समीर, खाई के किनारे तक मत जाओ। समीर एक पेड़ की जड़ को पकड़ते हुए लटका, जिसके नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि अब सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया है। मेरे पीछे से किसी के सांस लेने की अब बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी। मैंने घबराकर पीछे देखा तो वो चुड़ैल नहीं बल्कि रोहन खड़ा था। पर रोहन नहीं था, उसका शरीर तो अब नीला पड़ चुका था और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थी। रोहन बोला, अर्जुन, भूख लगी है। लेकिन उसकी आवाज बहुत अजीब थी और उसकी गर्दन टूटकर अब एक तरफ लटकी हुई थी। यह देखकर तो मैं सन रह गया। मेरा सबसे अच्छा दोस्त अब सिर्फ चुड़ैल का खिलौना बन गया है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, रोहन ने समीर का हाथ पकड़ लिया जो जड़ के पेड़ से लटका हुआ था। मैंने बोला, रोहन, छोड़ो। लेकिन समीर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू साफ देख सकता था। लेकिन उसने कहा, अर्जुन, भाग, इसे लेके मैं नीचे जा रहा हूं, वरना ये तुझे भी मार देगा। मैंने उससे बोला, नहीं समीर, नहीं। लेकिन समीर ने अपनी पकड़ छोड़ दी और रोहन को कस के पकड़ लिया।
दोनों एक साथ उस गहरी खाई के अंदर गिर गए। मुझे बस एक आखिरी चीख सुनाई दी जो कोहरे में कहीं खो गई थी। मैंने अब अपना दूसरा दोस्त भी खो दिया था। मैं घुटनों के बल बैठकर रोना चाहता था, पर तभी अचानक एक भयंकर हंसी मेरे पीछे से आने लगी। वे चुड़ैल अब पेड़ों के ऊपर से कूदती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं उठा और पागलों की तरह फिर भागने लगा। भागते भागते मुझे सामने एक पुराना पत्थरों का बना हुआ ढांचा दिखाई दिया। ये कुछ और नहीं बल्कि एक पुराना प्राचीन मंदिर था। उसकी दीवारों पे मशालें जल रही थी, जबकि वहां पर कोई इंसान नहीं था। जैसे ही मैं मंदिर की पहली सीढ़ी पे चढ़ा, वे चुड़ैल 10 फीट की दूरी पे जाके खड़ी हो गई। वो अब आगे नहीं बढ़ रही थी, मानो जैसे उसके सामने कोई अदृश्य दीवार आके खड़ी हो गई हो। उसने मंदिर की दहलीज के बाहर खड़े होकर अपनी लंबी जीभ निकाली और उसे हवा में लहराने लगी और बोली, कब तक अंदर छिपा रहेगा शिकार? बाहर तो आना ही पड़ेगा। मैं मंदिर के अंदर जाके गिर पड़ा। वहां पे शांति और धूप की महक मुझे बहुत ज्यादा सुकून दे रही थी, लेकिन मैं जानता था कि यह चुड़ैल मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। मंदिर के अंदर एक अजीब सी खुशबू थी, चंदन, पुरानी धूप। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और मंदिर की दीवारों को गौर से देखना शुरू किया। ये मंदिर देखने में बहुत प्राचीन लग रहा था। पत्थरों पे उकरी हुई मूर्तियां अब धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन दीवारों पे कुछ लिखा हुआ था। वो कुछ पुरानी लिपि थी जिसे पढ़ना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन वहां कुछ चित्र बने थे जो एक कहानी बता रहे थे। पहला चित्र एक खुशहाल गांव का था जहां लोग खेती कर रहे थे। दूसरा चित्र बहुत भयानक था। वहां लोग भूख से मर रहे थे और जमीन फटी हुई थी और अकाल का मंजर था। जबकि तीसरे चित्र में एक औरत बैठी हुई दिखाई दे रही थी जो मरे हुए बच्चे के पास बैठ के रो रही थी। और चौथे चित्र ने तो मेरी रूह ही कपा दी। उस औरत के सामने एक काली छाया खड़ी थी जिससे वे कुछ सौदा कर रही थी, और अगले ही चित्र में वे औरत अपने ही गांव वालों को मार के खा रही थी। तभी मुझे कमरे के कोने में एक पुरानी किताब मिली। मैंने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगा। उसमें बहुत सारे नाम लिखे थे, मुसाफिरों के नाम, व्यापारियों के नाम और उन लोगों के नाम जो सालों पहले कहीं गायब हो गए थे। और उन्हीं पन्नों के बीच एक फटा हुआ कागज मिला जिस पर बहुत ही सरल भाषा में लिखा था, जो इसे पढ़े वे जान ले कि ये कोई साधारण भूख नहीं है, ये एक शाप है। 18वीं सदी के अकाल में सावित्री नाम की इस औरत ने अपने परिवार को खोने के बाद काली शक्तियों से अमर होने का वरदान मांगा था ताकि वे कभी भूखी ना मरे। लेकिन काली शक्तियों ने उसे धोखा दिया। उसने उसे अमर तो बना दिया, पर एक ऐसी भूख दे दी जो कभी खत्म नहीं होती, और उसे नरभक्षी बना दिया। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ था, इसे मारने का कोई हथियार नहीं बना क्योंकि इसका शरीर केवल एक भ्रम है। इसकी आत्मा उस भोजन के रजिस्टर में कैद है जिसमें यह अपने शिकारों के नाम लिखती है। यदि वे रजिस्टर जला दिया जाए तो सावित्री की आत्मा उस नर्क में वापस लौट जाएगी जहां से वे आई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। वो रजिस्टर मेरे ही हाथ में था, जो रजिस्टर मैंने मंदिर में पाया था। वो तो सिर्फ चेतावनी थी। असली भोजन रजिस्टर तो उसी ढाबे की रसोई में था जहां उसने रोहन और समीर के नाम लिखे थे। तभी बाहर से आवाज आई, अर्जुन बाहर आ जाओ भाई, देखो मैं ठीक हूं। यह समीर की आवाज थी। मेरा दिल एक पल के लिए खुश हुआ, पर अगले ही पल मुझे मंदिर की दीवारों पर लिखा एक सच याद आ गया। यह समीर नहीं था, वे चुड़ैल थी जो मुझे बाहर बुला रही थी। अर्जुन हमें घर जाना है ना,
माँ इंतजार कर रही होगी। अब समीर की आवाज मानो ऐसा लग रहा था बहुत सा दर्द हो। मैंने अपने कान बंद कर लिए क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे इस नर्क से निकलना है और अपने दोस्तों की आत्मा को शांति दिलानी है तो मुझे वापस उसी ढाबे में जाना होगा और मुझे उस रजिस्टर को ढूंढ के चलाना होगा। सुबह होने में अभी भी कुछ घंटे बाकी थे, लेकिन बाहर घना कोहरा और अंधेरा छाया हुआ था। मैंने मंदिर के कोने से एक पुरानी मशाल उठाई और उसमें तेल डाला। मेरे पास अब सिर्फ एक मौका था, या तो मैं इस शाप को खत्म कर दूं या फिर अपना नाम भी उस रजिस्टर के आखिरी पन्ने पे हमेशा के लिए लिखवा लूं। मैंने एक गहरी सांस ली और मंदिर के उस दहलीज से बाहर कदम रख दिया। जैसे ही मैंने मंदिर की दहलीज से बाहर कदम रखा, जंगल का तापमान कई डिग्री नीचे गिर गया। मेरी मशाल की रोशनी उस घने कोहरे को अब चीरने में पूरी तरह से नाकाम थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा ही मुझे निकल जाएगा। हर तरफ की फुसफुसाहट आ रही थी। कभी रोहन की हंसी थी तो कभी समीर की सिसकारियां, लेकिन मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। मेरे अंदर के डर अब एक नफरत में बदल चुका था। मैं भागते हुए वापस अब उसी दिशा में गया जहां पे वो मनहूस ढाबा था। दूर से ही मुझे मां काली भोजनालय की वो टिमटिमाती पीली रोशनी दिखाई दी। ढाबा अब पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी लकड़ी की दीवारों से काला धुआं निकल रहा था, जैसे वे कोई इमारत नहीं बल्कि कोई शैतानी मांस हो। मैं दबे पांव ढाबे के पीछे की खिड़की से अंदर घुसा और सीधा रसोई के अंदर पहुंच गया। रसोई का नजारा मेरे सामने था। वहां चूल्हा अब भी चल रहा था, लेकिन उसमें कोई लकड़ी नहीं बल्कि हड्डियों जैसी कोई चीज जल रही थी, जिसमें से नीली लपटें लगातार बाहर निकल रही थी। मेरी नजर चूल्हे के ठीक बगल में रखी एक छोटी मेज पे पड़ी। वहां एक काली चमड़ी की जिल्द वाली किताब रखी थी। ये वही भोजन रजिस्टर था जिसकी मुझे तलाश थी। जैसे ही मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक जोर का धमाका हुआ और रसोई का दरवाजा टूटकर गिर गया। सावित्री ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसका शरीर अब 10 फीट लंबा और उसके हाथ घुटनों तक लटक रहे थे। वो बोली, तू वापस आ गया शिकार? तुझे क्या लगा तू मुझे हरा देगा? और उसने हवा में अपना हाथ लहराया और मैं उड़कर दीवार से जा टकराया। मशाल मेरे हाथ से छूटकर दूर गिर गई। उसने रेंगते हुए अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। उसके मुंह से लगातार लार टपक रही थी। आज तेरी यादों का सबसे मीठा दिन होगा। अब मैं बुरी तरह दर्द से तड़प रहा था, लेकिन मेरी नजर फिर भी उस भोजन वाले रजिस्टर पे थी जो सिर्फ 2 फीट की दूरी पर रखा था। जैसे ही उसने मुझ पे वार करने के लिए झपटा मारा, मैं नीचे की ओर लुढ़का और अपनी पूरी ताकत से उस रजिस्टर पे झपट गया। वे चिल्लाई, नहीं। और उसके बाद अचानक ढाबे की जो खिड़कियां थी वो टूटने लगी। मैंने रजिस्टर खोला। आखिरी पन्ने पे ताजे खून से लिखा था, रोहन वर्मा, समीर खान और अर्जुन शर्मा। मेरा नाम आधा लिखा था, जैसे ही वे मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने अपनी जेब से लाइटर निकाला। सावित्री मुझ पर हावी हो चुकी थी। उसने ठंडे नाखून मेरे गले में धंसाने ही वाली थी कि मैंने रजिस्टर के पन्नों में आग लगा दी। एक पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया और फिर वे नजारा मैं कभी नहीं भूल सकता। सावित्री के शरीर से आग की लपटें निकलने लगी। वे आग बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदर से आ रही थी। वे जलने लगी और देखते ही देखते राख बन गई। उसके शरीर से लोगों की एक एक करके आत्माएं बाहर निकल रही थी। शायद ये वही थी जिनको इसने खा लिया था। मुझे अपने दोस्त रोहन और समीर की धुंधली आकृतियां भी दिखाई दी। उनकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक शांति थी। भागो अर्जुन, भागो। मुझे अचानक कानों में समीर की आवाज सुनाई दी और फिर
पूरा ढाबा ताश की पत्तों की तरह ढह गया। मैं जलते हुए मलबे से बाहर निकला। फिर मैं किसी तरह पहाड़ से नीचे उतरा और पुलिस को सब कुछ बताया। लेकिन वहां सिर्फ एक पुरानी जली हुई सराय मिली, जो शायद अब से 50 साल पहले जली थी। उन्हें ना तो कोई लाश मिली और ना रोहन ना ही समीर। उनके लिए मैं एक ऐसा पागल था जो सदमे की वजह से शायद अपनी याददाश्त खो चुका था। आज सालों बाद भी मैं जब आईने में देखता हूं, मुझे अपने सीने में एक ही निशान दिखाई देता है, उस रात सावित्री के नाखूनों का बना हुआ। वे निशान कभी कभी काला पड़ जाता है और मुझे भूख लगने लगती है। एक ऐसी भूख जो रोटी से तो मिटती ही नहीं। मैं शहर की भीड़ में रहता हूं, पर हमेशा कोने से बचता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सावित्री का रजिस्टर जल गया है, पर वे भूख अभी कहीं ना कहीं भटक रही है। शायद किसी और सुनसान पहाड़ पर, किसी और पुराने ढाबे में, और कोई और सावित्री नए मुसाफिर के इंतजार में। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।